नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। G20 सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में दुनिया की महाशक्तियों के दिग्गज अब जुट गए हैं, जिसमें सबकी नजर थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर। कयास लगाए जा रहे थे कि जो बाइडेन आएंगे तो क्या होगा और वो क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बोला उसको, उनके बयान को लेकर चीन में खलबली मच गई है। असल में आपको बता दें, जो बाइडेन के आते ही उनको जो रिसीव करने के लिए गए, वहीं से चीन के अंदर खलबली मच गई और पूरी दुनिया इस बात को सोचने लगी कि आखिरकार मोदी जी की कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उसमें से जनरल वीके सिंह, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, सेना के जनरल रह चुके हैं, उनको रिसीव करने के लिए जो बाइडेन को भेजा गया। इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइडेन को मोदी जी के मंत्रिमंडल में किसी और को नहीं तो जनरल वीके सिंह को भेजने का मतलब क्या है। इसी को लेकर चीन में खलबली मची हुई है और अब चीन को लग गया है कि ये जो अमेरिका की भारत से नजदीकियां हैं, ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक खतरे की घंटी है। वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब भारत की धरती पर पहुंचे तो उन्होंने भी G20 सम्मेलन को लेकर के जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा भारत का जो ये थीम है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम, ये एक बेहतरीन थीम है और इस थीम को का मतलब है एक परिवार। और हमारे जो ब्रिटेन है उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि 2 मिलियन भारतीय रहते हैं, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है और उन सबकी जो विचारधारा है वो यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। ऋषि सुनक के भी एक बयान से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, और खास तौर पे क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पीछे चीन और पाकिस्तान है, उनके अंदर खलबली मच गई है। क्योंकि पत्रकारों ने जब ऋषि सुनक से यह पूछा कि ब्रिटेन की धरती से खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक या खालिस्तान के समर्थन में वहां रेफरेंडम जैसी चीजें होती हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, इस पर ऋषि सुनक ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत के साथ मिलकर इस तरह का कोई भी कट्टरपंथी सोच या आतंकवादियों को समर्थन करने वालों के साथ मिलकर के काम करेंगे और कतई किसी भी कीमत पर इस तरह का कोई भी उग्रवाद बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताएं, ऋषि सुनक ने कहा, रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी प्रश्न किया गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच आप जब भारत में आए हैं तो क्या आप भारत को यह कहेंगे कि आप किसके पक्ष में आए, यानी यूक्रेन के पक्ष में आने की बात सोच करके विदेशी मीडिया उनसे बुलवाना चाहता था। उस पर भी ऋषि सुनक ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से आपको बता दें कि उन लोगों को मिर्ची लग गई है और एक तरह से उनको यह लग गया कि जो ऋषि सुनक ने बोला है, इससे तो मोदी की जो विदेश नीति और कूटनीति है, कहीं ना कहीं उसका एक डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋषि सुनक से जब पूछा गया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के आप क्या भारत से इस बारे में बात करेंगे कि वो उनका रुख क्या हो, इस पर ऋषि सुनक का क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं भारत को बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या रुख रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सही परवाह करता है। यानी ऋषि सुनक ने यह बोल दिया कि भारत को मैं गाइड करने वाला कोई नहीं होता हूं। भारत पहले से अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या हैं और उसमें क्षेत्रीय अखंडता के लिए उनको क्या करना है, ये उनको मैं बताने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से पता है। और इसीलिए ऋषि सुनक ने भी वसुधैव कुटुंबकम की थीम को जहां एक तरफ बढ़ावा देते हुए उन्होंने उसकी प्रशंसा की है, वहीं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले जो समर्थक हैं, उग्रवाद को समर्थन देने वाले हैं, खासतौर पे PKE संगठन के लिए उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ मिलकर के इसको निपटाने के लिए काम करूंगा। एक बिल्कुल मकसद साफ है कि अब चीन की कोई भी ऐसी चाल अब चलने वाली नहीं है जो वो भारत के विरुद्ध विदेश की धरती से प्रसारित करता था, संचालित करता था। जहां एक तरफ वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था, उसको हमारी सेना ने रोक दिया है, पाकिस्तान कंगाली की तरफ जा रहा है। और जो ब्रिटेन की धरती है उसके लिए ऋषि सुनक का ये जो जवाब है, इससे अब खालिस्तानी समर्थकों में खलबली मच गई है। अब मैं बताता हूं आपको, जो बाइडेन
जिनको लेकर पूरी दुनिया में ये सोच थी कि अब जो बाइडेन जाएंगे तो भारत में क्या होगा। तो मोदी जी की जब मैं न्यूज आपको दे रहा हूं, अभी आपको बताएं कि द्विपक्षीय उनके साथ बैठक हो रही है, और इस द्विपक्षीय बैठक में जो मेरे सूत्र हैं, जो पहले से खबर भी है कि चीन के विचार को लेकर के, चीन के मकसद को लेकर के, और चीन की विस्तारवादी नीति, और चीन ने जिस तरह से आपको बताएं ताइवान को लेकर के और बाकी ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर के विस्तारवादी नीति के कारण अपनी हैंकड़ी दिखाई हुई है, और वो कई देशों में पहले लोन देता है फिर उसके ऊपर कब्जा करता है। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, आत्मनिर्भर भारत जो बढ़ रहा है इस समय, उससे अमेरिका के रिश्ते कैसे और मजबूत हों, अमेरिका को चीन से जो सामान मंगाना पड़ रहा है उसमें भारत कौन सी चीजों को रिप्लेस कर सकता है, यानी पूरी तरह से आर्थिक नीति और कूटनीति और चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने का प्लान अब मोदी और जो बाइडेन ये मिलकर बनाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसी मीटिंग को लेकर जी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति, उनके अंदर खलबली थी और इसीलिए वो मीटिंग में भी नहीं आए हैं। बहाना तो बनाना ही था। चीन ने जिस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाया, वो जानबूझ के वो हरकत थी जिससे कि उनको पता था कि इस पर भारत ऑब्जेक्शन करेगा। भारत ऑब्जेक्शन करेगा तो तुम नखरे दिखा देना कि साहब हमारे को ऐसा लताड़ रहे हैं, हमको वैसा कह रहे हैं, और इसीलिए जी जिनपिंग ने इस मीटिंग से दूरी बनाई है। लेकिन इससे भी आपने देखा कि अमेरिका के जो राजनयिक हैं उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर चीन ये सोचता है कि वो बाधा पहुंचाने वाला है और वो बाधक बनना चाहता है तो हमें यह भी मंजूर है। क्योंकि आपको बता दूं, चीन कभी नहीं चाहता कि भारत की नजदीकियां रूस से बढ़ें, भारत की नजदीकियां अमेरिका से बढ़ें, क्योंकि ये दो ऐसी महाशक्ति हैं जो अगर भारत के साथ आ गई तो समझ लीजिए चाइना का अंत निकट है। चाइना जिस तरह से विस्तारवादी नीति और हैंकड़ी दिखाता है, जिस तरह से हमारे एलएसी पर वो आए दिन अंदर घुसने की कोशिश करता है, और जो पिछले दिनों गलवान घाटी में झड़प की उसको लेकर भारत ने कड़ा रुख दिया और बता दिया कि बेटा अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, यदि तुम हमारे एक सैनिक को थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हारे 300 को। और इसी से चीन बौखलाया हुआ है कि भारत डरता क्यों नहीं है। पहले तो डर जाया करता था, पहले राजनीति में लोग ऐसे बैठे थे भारत में जो बॉर्डर एरिया पर सड़क नहीं बनाएंगे, बॉर्डर एरिया पे हवाई पट्टी नहीं बनाएंगे, यानी पूरी तरह से चीन को आजादी दे रखी थी कांग्रेस सरकार ने कि वो जो चाहे करे, जैसा चाहे विस्तार करे। लेकिन अब बदलता हुआ भारत है, अब मोदी का भारत है। तो आपको बता दूं, जो मैंने कहा कि मोदी के मंत्रिमंडल में इतने सारे कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें आपको बता दें एस जयशंकर विदेश मंत्री राजनयिक भी रह चुके हैं और वो अमेरिका में भी रह चुके हैं। मतलब दुनिया के ऐसे बहुत सारे देशों में रहने वाले लोग, अच्छी सी राजनीति समझने वाले लोगों को भेजने के बजाय जनरल वीके सिंह को भेजना, उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि अमेरिका से जो भारत है वो अब चीन को पटकनी देने के लिए एक खतरनाक घातक ड्रोन का सौदा कर रहा है, और यह सौदा होने जा रहा है। और यह चीन के हिसाब से अब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, आपको बता दूं, सौदा होने जा रहा है 31 हंटर किलर ड्रोन। यह सौदा होने जा रहा है MQ-9B ड्रोन का, जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से है। आपको याद होगा कि अमेरिका जब भी कभी कहीं किसी देश में सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उसके सैनिकों को जाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने ड्रोन के जरिए वहां ऑपरेशन कर देता है। पाकिस्तान में भी जो पिछले दिनों आतंकवादी मारने के लिए इस्तेमाल हुआ, वो बंकर को भी ध्वस्त करने वाली ताकत, उस बम को ले जाने की क्षमता रखता है। तो ये जो MQ-9B ड्रोन है वो 31 उसका सौदा होने जा रहा है, और वो सौदा 3.1 अरब डॉलर का ये समझौता होने जा रहा है। अब क्योंकि मामला सैन्य समझौते का है, मामला सैनिकों से जुड़ा हुआ है, और जैसा मैंने कहा जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं, और वो जो है सेना के जनरल रहे हैं, सेना की बारीकियों को समझते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति क्या है, किस तरह से वो दखलंदाजी कर रहा है, किस तरह से वो भारत में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, वो सारी बारीकियां जनरल वीके सिंह को पता है। और इसीलिए
अमेरिका के राष्ट्रपति को रिसीव करने के जाने का मकसद क्या है? मतलब सीधा संदेश है, दो संदेश उसमें छुपे हैं। एक तो मोदी जी सेना में जुड़े हुए जो लोग हैं उनका सम्मान देना बढ़ाना चाहते थे, उनको भी संदेश देना चाहते थे कि यदि आप अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद अगर देश सेवा में आना चाहते हैं तो आपका इसी तरह से सम्मान बढ़ाया जाएगा। सोचिए, पूरी दुनिया के मीडिया की नजर थी कि जो बाइडेन जब भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो उनका स्वागत कौन करने जाएगा? क्या मोदी जी जाएंगे? क्या कोई एक बड़ा कैबिनेट मंत्री जाएगा? तो आप देखें, जनरल वीके सिंह सेना से आए हुए हैं, बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति नो डाउट, क्योंकि सेना का व्यक्ति है, सैन्य की सारी बारीकियों को जानते हैं। और अब सेना के जो अधिकारी उनके साथ आएंगे और जो सौदेबाजी होगी उसमें आगे उन्हीं की जरूरत पड़ेगी ताकि बारीकी से वो समझा सकें और उनकी बात पर विश्वास भी करता जाए। और इसीलिए मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के उस हीरे को जो बाइडेन के सम्मान में भेजा और रिसीव करने के लिए भेजा, ये सेना के जो भी अधिकारी हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि यदि आप अपनी नौकरी के बाद देश सेवा करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी या सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ जुड़कर देश सेवा में आना चाहते हैं तो आपको मान सम्मान में कोई कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। आपने देखा, जो एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री, वो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे और उनकी नौकरी के दौरान जो उन्होंने राष्ट्रभक्ति दिखाई, ईमानदारी से नौकरी की, उसी का इनाम है कि आज उनको विदेश मंत्रालय जैसा खास मंत्रालय उनको दिया हुआ है। इसी तरह जनरल वीके सिंह, आपको बता दूं कि वो रिसीव करने गए। और इसके पहले आपको बताऊं कि ये जो द्विपक्षीय मीटिंग जो बाइडेन से मोदी जी की होने जा रही है, और जैसा मैंने कहा, इस समय आप जब खबर सुन रहे हैं तो वो मीटिंग चल रही है। इसके पहले आपको बता दूं, अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन से द्विपक्षीय बैठक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। और वित्त मंत्री की जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं उनसे मीटिंग क्या कहती है? इसका मतलब है कि दो देशों के वित्त मंत्री बैठ करके जब बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे होंगे? देश की अर्थव्यवस्था, देश में बिजनेस, कैसे एक दूसरे को हम अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई, इसको लेकर पूरी दुनिया में एक क्यूरियसी है कि भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि एक सब्जी वाला भी वो बार कोड से पैसे ले लेता है। ये दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है। तो निर्मला सीतारमन से मीटिंग वित्तीय मामलों पर हो रही है और अब ये माना जा रहा है कि भारत के साथ बड़े समझौते होने जा रहे हैं। इस सारी मीटिंग को देखकर विपक्ष के पास तो जवाब नहीं है, क्योंकि जो महानायक यहां पहुंचे हैं, मैं पहले भी न्यूज में बता चुका हूं कि G20 सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी मंत्री यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने विशेष निमंत्रण, विशेष अतिथि के रूप में 54 अफ्रीकी देशों के राजनयिकों को भी बुलाया है। और ये मोदी जी की जो नीति है, इसके कारण अब तो कांग्रेसी भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने भी मोदी जी की तारीफ की है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जिस तरह से आर्थिक नीतियों के कारण आज हम 5वीं स्थिति पर विश्व में पहुंचे हैं, ये वाकई में मोदी जी का बेहतरीन काम है। ये मनमोहन सिंह का बयान है, जो अभी तक सोनिया गांधी के कहने से मोदी के विरुद्ध ही बयान देते थे। अब उनको भी मानना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया मान रही है। तो दुनिया की महाशक्ति भारत में पहुंच चुकी है और जो भारत का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसको लेकर सब तारीफ कर रहे हैं। और जो मेजबानी भारत में हो रही है उसको लेकर तो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वाहवाही कर रहे हैं, कहते हैं साहब ऐसी मेजबानी हमने आज तक नहीं देखी। कुल मिलाकर मोदी जी का डंका अब दुनिया में बज रहा है और अब देखना होगा कि अब जब ये 2 दिन यहां सम्मेलन चलेगा तो इसका नतीजा क्या निकलता है। भारत इस सम्मेलन से क्या क्या प्राप्त करता है, इतना तो तय है कि मोदी जी हैं जो अच्छे से सौदा करना जानते हैं, लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के कारण जो लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम पूरा एक परिवार हैं, लेकिन चीन इस थीम से परेशान है क्योंकि चीन नहीं मानता कि हम एक परिवार हैं। वो तो कहता है नहीं जी, उपभोग की वस्तु हैं। तो चीन इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया है और यही भारत चाहता था। यानी मोदी जी की जो कूटनीति है वो चीन को अलग थलग करने में कामयाब हो गई है, चीन को एक्सपोज करने में कामयाब हो गए हैं। तो मोदी जी की वाहवाही अब पूरी दुनिया में हो रही है।
विपक्ष जरूर इससे परेशान है और इसका असर आने वाले दिनों में हमारी भारत की तरक्की पर पड़ेगा और दुनिया में भारत का जो नाम है, भारत की जो छवि है, और उज्जवल होकर बेहतर रूप से दिखाई देगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।